Hello everyone. Today we will start staffing chapter of business studies. Firstly, you should know what is the meaning of staffing. पहले थोड़ी सी इसकी आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो स्टाफिंग से पहले हमने क्या किया था, दो स्टेप हमने फॉलो किए हैं। एक हमने किया प्लानिंग और एक किया ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम सिर्फ सारी आउटलाइनिंग तैयार कर लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं कि कैसे कैसे हमने काम को करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन वगैरह, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारा कुछ हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। अभी तक हमने कोई भी ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट नहीं किया है, पर ये जो स्टाफिंग वाला थर्ड स्टेप आएगा, यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स को भी रिक्रूट करेंगे। क्योंकि हम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजिंग कर लें, पर हमें ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही ना, तभी तो हम अपने जो मेन अल्टीमेट टारगेट है उसी को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे चाहे फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, फिजिकल रिसोर्स मतलब मशीनरी वगैरह, ये सारी जो असेट्स होती हैं, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के बिना हो ही नहीं सकता। तो ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। ठीक है। तो ये इंट्रो थी आपकी स्टाफिंग की। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो स्टाफिंग में ना बहुत सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे। स्टाफिंग में सबसे पहले क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है। नंबर जब पता लग गया तो किस टाइप के वर्कर्स या एम्प्लॉयज की नीड है, ये होता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर हम ह्यूमन रिसोर्स को ही बोलते हैं। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं। जब हमने देख लिया कि हमें इतने मैन पावर की ज़रूरत है और इस टाइप का मैन पावर चाहिए, तो अब हम उस टाइप के मैन पावर को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। अब हम भर्ती करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट करने के बाद हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे, अब जैसे देखो रिक्रूटमेंट में तो क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी हमारे पास। जैसे इंटरव्यू होना होता है ना कहीं पे, तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, पर सारे ही सिलेक्ट थोड़ी हो जाते हैं। जो उनमें से सबसे बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, मैन पावर प्लानिंग। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन होगी। फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बेस पर भी हो सकता है और इंटरव्यू के बेस पर भी हो सकता है। उसके बाद ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ को रख लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया, उनको किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उसमें उनकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, वो भी इसी के अंदर आएगा स्टाफिंग के। एंड ट्रेनिंग के बाद कंपनसेशन। अब अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ चाहेगा भी तो ना, कि उसको सैलरी मिले, वेजेस मिले, या उसको कोई और किसी तरह के इंसेंटिव्स मिले, तो वो होता है कंपनसेशन। उसके बाद है प्रमोशन। अब उसको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, तो ट्रेनिंग देने के बाद वो कैसा काम कर रहा है उसका फीडबैक लिया जाता है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, टारगेट्स को अचीव कर रहा है, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है ऊपर वाली पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर। एंड देन मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, इस तरीके से मेंटेन किया जाता है मैनेजरियल पर्सोनल को। पर्सोनल यहाँ पे एम्प्लॉयज को बोला जाता है। तो स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें कवर हो गई, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन एंड प्रमोशन। ठीक है। इसके अलावा आप स्टाफिंग के डेफिनेशन को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। यहाँ पे हम एक सही जॉब के लिए एक सही पर्सन को ही तो फाइंड कर रहे हैं ना, तभी तो इतने सारे एम्प्लॉयज में से किसी एक दो को सिलेक्ट किया जा रहा है, या जितने चाहिए उनको सिलेक्ट किया जा रहा है ज़्यादा में से। और उनकी क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल राइट होनी चाहिए, जैसी हमें चाहिए हमारी जॉब के लिए। एंड वो सही टाइम पे सही काम परफॉर्म करे, ऐसा पर्सन हमने सिलेक्ट करना है। तो ये भी आप स्टाफिंग के डेफिनेशन में दे सकते हो। देन इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। तो अब यहाँ पे बुक में से भी पढ़ने की नीड नहीं है, आपको खुद से ही पता लग जाएगा। अब देखो, अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग करने का मतलब मैन पावर रिक्वायरमेंट देख रहे हैं हम, एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं।
तो इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे हमें एक राइट जॉब के लिए राइट पर्सन मिल जाएगा, एफिशिएंट पर्सन मिल जाएगा। एक तो ये बेनिफिट हो गया। अब अगर हमें वो मिल रहा है तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी तो अच्छी होगी ना, तो ये भी बेनिफिट हो गया। और हमें कंपिटेंट पर्सोनल मिलेगा। और अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अच्छा है, एफिशिएंट है, तो हमारे जो बाकी रिसोर्सेज है ना, फाइनेंशियल और फिजिकल, उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और हेल्प्स इन कंपीटिंग, अगर हमारी कोई कंपिटिटर फर्म्स हैं, उनके साथ भी कंपटीशन करते टाइम हमें बेनिफिट होगा अगर हमारे पास एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम मान लो कि जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम हो सकते हैं, कि दोनों ने एक जितना पैसा लगाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी हो सकता है दोनों के पास टेक्नोलॉजी सेम हो। पर ये तो जरूरी नहीं ना हो सकता कि दोनों के पास जो पर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, दोनों एक ही लेवल के हों। कभी ऐसे थोड़ी हो सकता है कि दो पर्सन्स की सोच, काम करने का तरीका बिल्कुल ही एक जैसा हो। अगर एक के पास एफिशिएंट है तो वो compete कर सकता है, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है improves जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसमें मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग वाली प्रोसेस में ट्रेनिंग भी दी जाती है एम्प्लॉयज को, और इसके अलावा कंपनसेशन भी दी जाती है, उनको प्रमोट भी किया जाता है। तो ये सब तो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है ना, कि उनको प्रमोशन मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, इससे तो खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे तो उनको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो मोटिवेट होंगे, उनका मोरल बढ़ेगा। ठीक है। लास्ट इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। अब देखो, स्टाफिंग के बाद और भी कई फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं। अगर स्टाफिंग में हमने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को ले लिया ना, तो हमारे आगे की जो प्रोसेस है ना, वो भी सही ढंग से चलती रहेगी। तो इससे बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी इफेक्टिव रहेंगे, टाइम पर होते रहेंगे। पर अगर वही बात है कि यहीं पर ही हमने गलती कर दी, ह्यूमन रिसोर्स ही हमने ऐसा ले लिया जो लेजी है या जो सही ढंग से काम नहीं करता, तो आगे के फंक्शंस तो कैसे फिर सही परफॉर्म होंगे। तो ये 7 इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस थी जो मैंने आपको स्टाफिंग की आपको बताई। इनमें से किसी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी विल डू स्टाफिंग प्रोसेस। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब स्टाफिंग की प्रोसेस में देखो क्या होता है, जो जो मैंने आपको स्टेप वहां पे बताए ना, हमने अभी जो किया था मीनिंग की मैन पावर रिक्वायरमेंट वगैरह, उसी के बेस पर ही आपकी सारी की सारी प्रोसेस हो जाएगी। अब इसमें देखो, स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम अंदाजा लगाएंगे पहले कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे दो चीजों को देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए जिनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। और ये जब हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए, फिर हमने ये भी देखना है वो होने कैसे चाहिए। मतलब उनकी एजुकेशन लेवल उनका कैसा हो, उनको उनका कैसा एक्सपीरियंस हो। हमें एक्सपीरियंस्ड चाहिए ज़्यादा या कम एक्सपीरियंस्ड चाहिए? हमें ज़्यादा एजुकेटेड चाहिए या कम चाहिए? हमें कौन सी डिग्री वाले पर्सन चाहिए, एमबीए वाले या बीटेक वाले या एमटेक वाले, कौन से चाहिए? ये सारा कुछ ये टाइप में आ जाएगा। तो दो चीज़ें हमने मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हुए देखनी होती हैं, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए, और दूसरी बात उनका टाइप कैसा होना चाहिए, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। ठीक है। अब ये दोनों चीजें पता लगाने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। दो चीजें पता लगानी है मैन पावर रिक्वायरमेंट में, उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो 3 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट है वर्कलोड एनालिसिस, सेकंड है वर्क फोर्स एनालिसिस, एंड थर्ड है कंपैरिजन। वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि हमें ओवरऑल टोटल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम है ना, उसके लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है और किस टाइप के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है। वर्कलोड एनालिसिस में हम पूरा देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्कलोड है टोटल, तो इतने वर्कलोड को करने के लिए इतने 50 पर्सन चाहिए, और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये होना चाहिए। इस तरह से देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए इस काम को करने के लिए और किस टाइप के चाहिए। ये वर्कलोड एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का क्या मतलब होता है?
कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, कि जो लगे हुए हैं पहले से ही एम्प्लॉयज, उनमें से कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो ओवरबर्डनड है, कि जिनके ऊपर जरूरत से ज्यादा काम आ रहा है, या कितने ऐसे हैं जो अंडरबर्डनड है, कि वो जितना काम कर सकते हैं ना उससे कम ही कर रहे हैं वो। ये हम चेक करेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस में। ठीक है, वर्कलोड में हमने क्या देखना है, ओवरऑल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है, किस टाइप के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है। वर्कफोर्स में क्या देखा, कि जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनमें से कितने ओवरबर्डनड हैं, कितने अंडरबर्डनड हैं। फिर थर्ड स्टेप में ना हम ऊपर वाले दोनों को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तभी हमें एक्चुअल पता लगेगा कि कितने और पर्सन को अपॉइंट करना है। जब हमें दिख रहा है कि 60 पर्सन, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा वर्कलोड में कि हमें 60 पर्सन की जरूरत है, 60 एम्प्लॉयज की जरूरत है काम को करवाने के लिए। फिर हमने सेकंड स्टेप में देखा कि हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कर तो 50 हैं। ठीक है, तो 50 हैं और उसमें से भी जो 4 वर्कर है ना वो ओवरबर्डनड है। तो 60 - 50, 10 तो हमें यहीं से ही और वर्कर चाहिए होंगे, पर जो 50 है उसमें से 4 ओवरबर्डनड भी तो है ना, तो 2 उसके लिए मान लो हमने कर लिए, तो 10 + 2 12 वर्कर्स की अभी हमें और नीड है। इस तरीके से हम कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कि कितने मैन पावर की जरूरत है। क्लियर है ये स्टेप सारे? ओके, नाउ सेकंड स्टेप देखो क्या है। मैंने आपको प्रोसेस में क्या, उसमें मीनिंग में क्या बताया था, पहले हम मैन पावर रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट। अब हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट देख ली, अब हम रिक्रूटमेंट वाले स्टेप पे आते हैं। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं। जैसे मान लो न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, आपने देखा होगा ना कि जॉब के लिए एड्स आती हैं न्यूज़पेपर्स में, या पैम्फलेट्स वगैरह लोगों के घर में फेंक के जाते हैं कई लोग, और गलियों सड़कों पे दीवारों पे वो लगा देते हैं बड़े बड़े पैम्फलेट्स की यहाँ पे वैकेंसी है ऐसा कुछ, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो हर जगह मतलब जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है ना, वहाँ वहाँ से एप्लीकेशंस मंगवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ये तो जो सारे तरीके मैंने बताए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस या न्यूज़पेपर्स या पैम्फलेट्स वगैरह में, ये सारा कुछ तो हो गया कि अगर हमें बाहर से वर्कर्स को अपॉइंट करना है। पर कई बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक आधे पर्सन की ज़रूरत है, तो बाहर ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह बाहर से लेने की बजाय वो क्या करते हैं, अंदर ही एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उसी में से किसी एक या दो को, जैसे मान लो किसी को प्रमोशन दे दी, तो इस तरीके से वो सीट को, वेकेंट सीट को फुलफिल कर लेते हैं। या फिर जैसे किसी एक डिपार्टमेंट में एक पर्सन ज़्यादा है, किसी दूसरे में कम है, तो उसको वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो बाहर से पर्सन्स को मंगवाने की बजाय अंदर से इंटरनली भी पोस्ट को फिल कर लिया जाता है। इंटरनली कैसे करेंगे, प्रमोशन या ट्रांसफर के थ्रू, और एक्सटर्नली मैंने आपको बता ही दिया। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें ना ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए। ऐसा क्यों सोचा जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी ना, उतनी हमारे पास फिर चॉइस हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो लेडीज सूट लेने जाती हैं ना अपने शॉप पे, तो जब उनको बहुत सारी वैरायटी दिखाई जाती है तो वो खुश हो जाती है ना कि इतनी सारी चॉइस होगी, उसमें से कोई भी वो सिलेक्ट कर सकती हैं। अब अगर कोई लेडी गई शॉप पर सूट खरीदने, तो अगर उसको सूट ही सिर्फ 3 4 दिखाए, तो वो खुश नहीं होगी ना, उसमें से फिर उसको जैसा पसंद आया वैसा ही लेना पड़ेगा, अगर उसके पास किसी और शॉप पे जाने का ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी उतना ही ज्यादा फायदा रहता है, उतना ही ज्यादा हमारे चॉइस का एरिया वाइडर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्लियर? थर्ड देखो, सिलेक्शन। अब इतनी सारी जो एप्लीकेशंस आई हैं ना, उनमें से किसी, मान लो कि जैसे हमें चाहिए तो 10 एम्प्लॉयज थे, अभी मैंने पीछे एस्टिमेशन लगाया 12 लगाया था ना, तो मुझे चाहिए तो 12 एम्प्लॉयज थे, पर एप्लीकेशंस मेरे पास आ गई हैं 75। ठीक है, तो अब 75% तो मुझे चाहिए ही नहीं रखने के लिए, मैं उन 75 के 75 का रिटर्न टेस्ट भी लूंगी, और उनका फिर जैसे रिटर्न टेस्ट लिया मैंने पहले, ठीक है, तो उसमें से मुझे जैसे 75 थे टोटल,
तो जो मैंने रिटर्न टेस्ट लिया उसमें से मैंने क्या किया कि सिर्फ 20 का मुझे रिटर्न टेस्ट पसंद आया, मैंने 20 रखे उसमें से, बाकी जो सारे थे वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। अब जो 20 थे, अब 20 में से भी मुझे चाहिए तो 12 ही ना, तो मैंने उन 20 का इंटरव्यू लिया ओरल। तो उस इंटरव्यू मैंने 20 के 20 का लिया, पर जो मुझे बेस्ट 12 लगी मैं उनको सिलेक्ट करूंगी, बाकियों को जवाब दे दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। ये होता है सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होती है, सिलेक्शन नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में जो भी आता है हम उसकी एप्लीकेशन लेते रहते हैं, किसी को मना नहीं करते, वो पॉजिटिव है इसलिए। सिलेक्शन में हम रिजेक्ट करते हैं लोगों को, इसलिए ये नेगेटिव है। ठीक है। थर्ड स्टेप क्लियर है सिलेक्शन वाला? फोर्थ देखो, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। कई बच्चे समझ लेते हैं दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम नहीं है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब उसको उसकी जॉब, मतलब उसकी जो पोस्ट है वो असाइन भी तो करनी है ना, उसका वर्क असाइन भी करना है। तो उसको जब उसकी पोस्ट असाइन कर देंगे वो होता है प्लेसमेंट, कि उसको उसका काम दे दिया, उसके काम पर उसको प्लेस कर दिया, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस कर दिया, ये होता है प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन क्या होता है? अब उसको हमने प्लेस तो कर दिया वहां पे उसकी जॉब पे, अब उस पर्सन के लिए जो न्यू अपॉइंटेड है, सभी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सभी लोग हैं, मैनेजर्स वगैरह, हर कोई नया है उसके लिए। तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जब नए एम्प्लॉय को उस बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, वहाँ के प्रोग्राम्स पॉलिसीज के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, इसको ओरिएंटेशन बोला जाता है। ठीक है। तो डिफरेंस पता लगा सबको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में? पहले प्लेसमेंट ओकर होगा, फिर ओरिएंटेशन, उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो मैंने आपको बताया था जब मीनिंग कराया था तब भी, जब ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो पुराना, सॉरी, जो नया एम्प्लॉय होता है ना, उसके लिए वहाँ का सारा इन्वायरमेंट नया है, एम्प्लॉयज भी, पर्सन भी नए हैं, पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सब कुछ नया है। उसको उनसे जब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा नए एम्प्लॉय को, जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट रूल्स पॉलिसीज बिजनेस इन्वायरमेंट उस सब के साथ जब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो इसी प्रोसेस को ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जैसे पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, उसको प्लेस भी कर दिया, ओरिएंटेशन भी होगी, तो अब क्या होगा? अब उस पर्सन को अगर किसी स्पेशलाइज्ड काम को करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उससे उसकी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। जब हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारी ग्रोथ तो होती ही है ना। अगर हम वही पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहें, कुछ नया सीखें ही ना, तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी, हमारी डेवलपमेंट ही नहीं होगी। तो ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ को। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होते हैं, और सिर्फ मोटिवेट नहीं होते, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जब उनको नया तरीका काम को करने का सिखाया गया, तो एक तो वो मोटिवेट भी होंगे, खुश भी होंगे कि कुछ नया सीखने को मिला, और उनका जो काम करने का तरीका है वो उसमें भी अब एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाएगी। क्लियर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट? अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टाफिंग के प्रोसेस को सिर्फ यहीं तक फॉलो करती हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप कौन कौन से? मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं वो 3 स्टेप और ऐड कर देती हैं इस प्रोसेस में। वो 3 स्टेप कौन से हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? ऊपर वाले स्टेप में हमने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी थी ना, तो अब ट्रेनिंग देने के बाद उनसे काम करवा के देखेंगे कि ट्रेनिंग देने से पहले जो वो काम करते थे और ट्रेनिंग देने के बाद वो जो काम कर रहे हैं, देखा जाएगा उसमें कितना डिफरेंस है, कितनी उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे यहाँ पे कि ट्रेनिंग देने के बाद, मतलब ट्रेनिंग लेने से पहले मान लो कि वो एक दिन में 100 यूनिट्स बनाता था किसी चीज की, अब ट्रेनिंग लेने के बाद उसके लिए टारगेट फिक्स कर दिया जैसे 120 यूनिट्स का।
अब उस टारगेट के साथ उसकी परफॉर्मेंस को मैच करेंगे कि क्या अब वो 120 बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा। अगर अभी भी वो 100 ही बनाई जा रहा है या 115 110 बना रहा है, तो फिर हम उसको एफिशिएंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। पर अगर वो टारगेट को अचीव कर रहा है, 120 बना रहा है, उससे ज्यादा बना रहा है, तो इसका मतलब कि उसको ट्रेनिंग देना सक्सेसफुल हुआ है। ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, देखा जाएगा स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कि वो काम कैसा कर रहा है, फीडबैक रिपोर्ट एक तैयार की जाएगी। समझ आया परफॉर्मेंस अप्रेजल? अप्रेजल का मतलब है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या रहेगा? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब देखो, अगर वहां पे उस पर्सन ने 120 का टारगेट अचीव कर लिया या 120 से भी ज्यादा का कर लिया, तो इसका मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको प्रमोशन दे दी जाएगी। ठीक है। प्रमोशन दे दी जाएगी इस बेस पे। और जब उसकी प्रमोशन होगी, तो हर पर्सन, जैसे मान लो कोई मिडिल लेवल पे था वो टॉप पे चला गया, कोई लोअर पे था वो मिडिल पे चला गया। हर पर्सन चाहता है ना उसके करियर में डेवलपमेंट हो। वो ये थोड़ी चाहेगा कि मैं जहां पर बैठा हूँ, जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं सारी उम्र इसी पोस्ट पर काम करता रहूँ। वो आगे बढ़ना चाहेगा। तो जब उसके प्रमोशन हो जाएगी, तो उससे उसके करियर की भी प्लानिंग होगी, उसके करियर के लिए भी कई नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। समझ आया ये वाला पॉइंट? उसके बाद लास्ट पॉइंट है कंपनसेशन। अब हर पर्सन कुछ ना कुछ पैसे के लिए ही काम करेगा ना, मतलब अगर वो जॉब करेगा बदले में कुछ चाहेगा भी। तो यहाँ पे दो तरह की उसको मिल जाती है कंपनसेशन। एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो ये हो गया कि उसको जो सैलरी मिल रही है या जो वेजेस मिल रही है, ये होगी डायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, कई कंपनीज में क्या होता है, जो वहाँ पे वर्कर्स या एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स पे होते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, उनको ज़्यादा होता है, मतलब ये सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। उनको मेडिकल फैसिलिटी या उनका इंश्योरेंस वगैरह होता है, या कुछ ऐसे और उनको दी जाती है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है कि अगर उन्होंने कहीं पर ट्रैवल करना है, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं। कंपनी की तरफ से उनको ट्रिप पर भेजा जाता है, दूसरी कंट्रीज में भी भेजा जाता है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज भेजती हैं, ट्रिप निकालते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो ये सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। ठीक है। तो दो तरह की कंपनसेशन मिलती है एम्प्लॉयज को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट वाली होती है ना, ये दो बेसिस पे मिल सकती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बेस्ड पेमेंट हो सकती है, किसी में परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकती है। दोनों में से एक चलती है। ठीक है। टाइम बेस्ड का क्या मतलब है? कि जैसे कोई पर्सन एक दिन काम करेगा, तो उसको 500 या 1000 रुपए देने हैं। अगर हफ्ता करेगा तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी, डेढ़ महीना करेगा इतनी मिलेगी, महीना करेगा इतनी मिलेगी, या साल का पैकेज इतना है। ये होता है टाइम बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब होता है कि एक दिन में उसने कितनी यूनिट्स बनाई। जैसे मान लो कि कोई बल्ब, ये एलईडी बल्ब्स होते हैं ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री है। तो वहां पे उनको इस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अगर कि एक दिन में जो पर्सन 50 बल्ब्स बना रहा है, तो उसको, मतलब ऐसे ही छोड़ो, तुम 50 भी छोड़ो, कि एक बल्ब के 20 रुपीज मिलते हैं बनाने को। तो एक दिन में अगर उस पर्सन ने 50 बल्ब बनाए, तो 50 × 20 कर दो। तो यहाँ पे अगर पीसेस के हिसाब से, कि कितने पीस बना रहा है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है, अगर उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन के इतने ही पैसे मिलने हैं, जितना मर्जी काम कर लो, या महीने के इतने ही मिलने हैं। इसमें हम जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड में फिक्स्ड होता है। आया समझिए? तो ये आपकी टोटल स्टाफिंग की प्रोसेस कंप्लीट है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।